हेलो गाइज, आप लोगों को स्वागत है MPLO यूट्यूब चैनल पर। आज से आप लोग को प्रत्येक 3 एक सेट मिलेगा, उसका एनालिसिस के साथ मिलेगा। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टडी अपना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने गोलकुंडा पर शासन किया था। चुंबकीय जामोत्तर और भौगोलिक जामोत्तर के बीच कौन कौन कहते हैं? दिक्पात कौन कहते हैं? दिक्पात कौन कहते हैं? क्वेश्चन है, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम सोहादेव ने की थी। किसने की थी? सोहादेव ने की थी। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे को आम बजट से कब अलग किया गया था? 1924-25 में अलग किया गया था। चीटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिकम पाया जाता है। चीटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिकम पाया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस ने विकसित किया। भारत में पंचवर्षीय योजना जो था पीसी महालनोबिस ने विकसित किया था। पंचवर्षीय योजना की बात की है तो पंचवर्षीय योजना अभी पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुआ था, फिर 56 से 61 हुआ था। हर एक 5 साल में एक पंचवर्षीय योजना होता था और अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है। उसके बाद देखिए, बाबर की वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और 1526 में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। और बाबर पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू पराजित हुआ था। दूसरा में अकबर की विजय हुआ था और तीसरा में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। पहला युद्ध हुआ था तब बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर विजय होता। बाबर ने का मुख्य विजय होने के कारण था कि तोप का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोप का। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में शुरू किया गया था। 1972 में कांग्रेस के बेलगांव डिवीजन 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी कौन था? महात्मा गांधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। क्वेश्चन मेरा, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने किया था। और कौन ऐसा शासक था जो अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था और श्रवण बेलगोला में अपना प्राण त्याग दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कहेगा ना, विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और दूसरी पेंडकोंडा थी। तीसरी बांध भागीरथी नदी पर है। सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, H5N1 वायरस बर्ड फ्लू के रोग के लिए H5N1 वायरस बर्ड फ्लू रोग के लिए उत्तर देखिए। सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोरिल्ला युद्ध की पद्धति के महान प्रयोगता शिवाजी थे। कौन थे? शिवाजी मराठा के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक कहा जाता है, इसका मुख्यालय का वाशिंगटन में। विषुवत रेखा समांतर काल्पनिक रेखा को अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। एक पिंड की गति दुगुनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? 4 गुनी हो जाएगा। क्या होगा? गतिज ऊर्जा फॉर्मूला होता है के बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। अब यहाँ क्वेश्चन है, गति दुगुनी कर देते, यदि वेग दुगुना करेंगे तो वेग दुगुना हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करते 4 गुना हो जाएगा। वेग 4 गुना हो तो इसका 16 गुना हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग हो सकता है, लोकसभा प्रधानमंत्री कहने पर राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग की तरंग सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का सबसे कम होता है। और लाल रंग रेलवे सिग्नल में लाल रंग ही क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का तेज ज़्यादा होता है, ड्राइवर को दूर से दिखाई अच्छा देता है। लाल रंग का विचलन कम होता है, बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा होता है। विचलन मतलब तो छिड़काव, मतलब कि वो दूर से दिखाई नहीं देगा, अपना मतलब छिटक जाएगा, इतना दूर में फैल जाएगा। उसका लाल का ज़्यादा नहीं होता, बैंगनी का विचलन ज़्यादा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। गजनवी ने कितना बार आक्रमण किया था भारत पर? आप लोग बोलिएगा कमेंट में। क्वेश्चन बोलिएगा, एक व्यक्ति के हृदय के स्पंदन की गति 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कन करता है। फूकन कमीशन का हल्का कंठ संबंध फूकन कमीशन में हल्का कंठ संबंधित है। बियर और बुल शब्द का प्रयोग शेयर बाजार में होता है। किसमें होता है? शेयर बाजार में होता है। केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना केंद्र सरकार ने किया था। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास ताप सबको नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस, एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। मेढक का होता है राना टेक्रिना, कुत्ता का होता है चैनीज फेमिलियर्स, बिल्ली का होता है फेलिस डोमेस्टिका, गाय का होता है बोस इंडिकस, मक्खी का होता है मुस्का डोमेस्टिका। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है संधि के बारे में, आपको कुछ संधि बता दें। तो संधि के बारे में आपको बता दें, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत की संधि 1775, सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में हुआ था। रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी की 1775 में सूरत के 1775 रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। सलबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच था, महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था सलबाई की संधि। उसके बाद ये बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ था। पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था बेसिन की संधि। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, ग्वालियर की संधि होता है दौलत राम सिंधिया और अंग्रेज के बीच। ग्वालियर का होता है 1817 में, 1817। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पूना की संधि 1817 में होता है, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। ग्वालियर 1817 में, पूना के बीच 1817 में हुआ था। वहाँ सिंधिया और अंग्रेज के बीच होता है ग्वालियर वाला, बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच हुआ था। सुगौली संधि कितना बार पूछा है? 1816 में हुआ था। अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था। सवाई जय सिंह और शिवाजी के बीच होता है। पुरंदर की संधि, सुगौली की संधि इंपोर्टेंट है। 1765 में पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में सवाई जय सिंह और शिवाजी के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए मंगलौर की संधि 1784 में, मंगलौर में उस समय अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच 1784 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है श्रीपट्टनम की संधि 1752 में होता है, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। एक बार फिर से इसको दोहरा ले। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए सलबाई संधि 1782 में महादजी सिंधिया और अंग्रेज के बीच हुआ था। बेसिंग संधि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच होता 1802 में। ग्वालियर संधि 1817 में, ग्वालियर संधि 1817 में हुआ था। उसके बाद देखिए पूना संधि 1817 में हुआ था। सुगौली संधि 1816, पुरंदर संधि 1665 पुरंदर संधि 1665 में। मंगलौर 1784 में, श्रीरंगपट्टनम 1792 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम 1792 में हुआ था। उसके बाद देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। अभी तक प्रथम पीढ़ी को इलेक्ट्रिक ट्यूब कहते हैं, प्रथम पीढ़ी को इलेक्ट्रिक ट्यूब कहते हैं। दूसरी पीढ़ी को ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी को इंटीग्रेट सर्किट, चौथा को बृहत एकीकृत और पांचवा पीढ़ी को कहते हैं अति बृहत एकीकृत। इसको क्रम से याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला है इलेक्ट्रिक ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, फिर है ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर बृहत एकीकृत सर्किट, फिर अति बृहत। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब आया, ट्यूब से ट्रांजिस्टर बन गया, ट्रांजिस्टर से बन गया इंटीग्रेट सर्किट, इंटीग्रेट से होता है बृहत, इंटीग्रेट सर्किट से मतलब क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो क्या होगा बृहत सर्किट, उससे भी बड़ा अति बृहत एकीकृत सर्किट, सॉरी परिपथ है, ये हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ आइए, यहाँ क्वेश्चन है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने दिया। उसका कहा कहेगा ना, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद क्या वहाँ की महिलाओं ने दिया। हाल ही पद्धति में गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कलिप राज जनजाति इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों को यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 ईस्वी के बगली राजाओं के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और कलिप राजाओं की रानी पाज वनवासी की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन बताइए कि सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी के किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। क्वेश्चन पूछेगा सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रनादे थे। गोपाल कृष्ण गोखले के एम.जी. रनादे थे गुरु। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। उसके बाद देखिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के जनक क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन क्या कहता है? दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल के आंदोलन प्रवर्तक था हेनरी विवियन डिरोजियो। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित किया था 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। उसके बाद देखिए भारत का पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम जाना जाता है। बिना ताज के बादशाह सूर्यनाथ बनर्जी को कहा जाता है। क्वेश्चन याद रखिए, बिना ताज के बादशाह किसको कहा जाता है? सूर्यनाथ बनर्जी को कहा जाता है। उसके बाद ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा जाता है? ए ह्यूम को कहा जाता है। ए ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस की स्थापना किया गया था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर
28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना कहाँ था? बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। रोलक एक्ट बिना बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता है। मोहम्मद अली को एवं शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। क्या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली क्या किए थे? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता था भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज 1930, 31, 32, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। कहेगा ना कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन मुस्लिम मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहेगा ना कांग्रेस ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। गांधी जी ने किस प्रस्ताव पर कहा था? यह अगले तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। गांधी जी ने किस मिशन के बारे में कहा था? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, कहेगा इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने और उसके साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन है अगला, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। ये क्वेश्चन दोनों ज़्यादातर पूछता है। कौन कौन? यहाँ देखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने कहा। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्युलर जेल अंडमान निकोबार में स्थित है। कहेगा ना क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि सेलुलर झील कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में। सेलुलर झील कहाँ है? सेलुलर झील अंडमान निकोबार में। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। याद रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किया था। और यहाँ से आप लोग यहाँ कन्फ्यूज वाला पॉइंट है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। देखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग दो मिला हुआ है, नाम बड़ा है तो दो को मिलकर किया था, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस। ठीक। अब यहाँ देखिए कि कुछ संस्था है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। कौन? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने किया था। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज राजा राम मोहन ने किया था। आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन ने रैंक किया था। फिर 10 साल बाद वेदांत कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। 15 में आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। 15 के बाद 1825 में वेदांत कॉलेज का स्थापना राजा राम मोहन ने किया था। और युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हुआ था। इसमें हेनरी लुई विवियन डरेजो ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किया था। और हिंदू धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। याद रखिएगा, हिंदू धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने किया था। कब? 1830 में किया था। अब यहाँ से आप लोग को एक बार रिविजन करा दें कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में किसने? विलियम जोन्स ने किया था। और आत्मीय सभा 1815 में राजा राम मोहन राय ने। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। युवा बंगाल के आंदोलन हेनरी लुई विवियन डरेजो ने किया था। हिंदू धर्म सभा का स्थान राधाकांत देव ने किया था। यहाँ तक याद हो गया। अब यहाँ से आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। किसने किया? द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया। तत्वबोधनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में
तटवर्णी का रवींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1847 में। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1847 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख, परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने किया था। रहनुमाई मर्यादान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1851 में। दादा भाई नौरोजी दो का स्थापना किया। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का दादा भाई नौरोजी ने किया था। रहनुमाई मर्यादान सभा दादा भाई नौरोजी ने किया था। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख ने किया था। उसके बाद तक कि तत्वोधनी देवेंद्रनाथ ठाकुर लैंड होल्डर सोसाइटी के स्थापना द्वारकानाथ टैगोर, इतना तक पढ़ा दिया। और बालिका विद्यालय की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने 1851 में किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में राजेंद्र लाल राधाकांत देव ने किया था। उसके बाद देखिए राधा स्वामी सत्संग 1861 में शिवदयाल साहब ने किया था। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना अब्दुल लतीफ ने किया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन और धरलू नायडू ने किया था। वेद समाज की स्थापना 1864 में आचार्य केशव चंद्र सेन और श्री धरलू नायडू ने किया था वेद समाज की स्थापना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र के सहयोग से रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने किया था। प्रार्थना समाज केशव चंद्र के सहयोग से आत्माराम पांडुकर और देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में आनंद मोहन बोस ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। उसके बाद सनातन धर्म की रक्षणी सभा 1873 में। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। इंडियन लिंग शशिर कुमार घोष इंडियन लिंग ने। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती 1875 में। उसके बाद देखिए 1875 में एक और समाज थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाटस्की और कर्नल आलकट ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना भूमेशन बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहेगा तो एहुम, कांग्रेस कहेगा तो सुरेंद्र बनर्जी ने किया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 से एहुम ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1850 फिरोज शाह मेहता और तेलंग तैयब जी ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एसोसिएशन की स्थापना फिरोज मेहता और तेलंग तैयब जी। वेद समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री और बेलूर मठ की स्थापना 1880 स्वामी विवेकानंद ने किया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महावीर गोविंद रनाडे ने किया था। भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। शारदा सदन की रामाबाई रामकृष्ण मिशन के स्थापना स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत के विधि सावरकर 1904 अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विधि सावरकर ने किया था। रामकृष्ण मिशन के 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किया था। शारदा भवन के रामाबाई। भारत धर्म महामंडल की स्थापना 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना 1911 में शिवनारायण मलाड और जोशी ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदर और काशीराम ने किया था। गदर पार्टी के लाला हरदर और काशीराम ने किया था। हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय। उसके बाद देखिए आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन बताते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं, वहाँ उसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। जहाँ उष्णकटिबंधीय वन जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलते हैं उसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। वे वन जो उत्तरी पूर्वी राज्यों से हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट, पूर्वी ढाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं। इस वन में पाए जाने मुख्य सागवन, साल, शीशम, महुआ, ओवन, सेम, कुसुम, चंदन की लकड़ी सब होता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर। देखिए इसका दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती में जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक। और इसका जो एग्जाम्पल है ना, ये जो पूछेगा सागवन कौन वन का प्रकार, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती।
साल उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, शीशम उष्णकटिबंधीय अंतरपर्णपाती, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम व चंदन के उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन का उदाहरण है। अंग्रेजों ने गढ़वाल एवं कुमायूं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ का पेड़ लगवाया, जिसका उपयोग रेल की पटरी बनाने के लिए हुआ। रेल की पटरी बनाने में सखुआ की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, कहेगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन में कितना वर्षा होता है? 100 से 200 सेंटीमीटर। और कौन कौन इसका होगा? सागवन, महुआ, चंदन, सब इसका है आर्द्रपर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, वहाँ आर्द्र था, यहाँ शुष्क है। यहाँ क्या? शुष्क। शुष्क जहाँ वर्षा कम होगा वहाँ वर्षा कुछ ज़्यादा होता था, यहाँ वहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर होता है। यहाँ शुष्क, शुष्क में होगा थोड़ा कम, जहाँ वर्षा 700 से 100 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ वह वन पाया जाता है, यहाँ वह वन पाया जाता है, यह वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले, प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग में पाए जाते हैं। इस वन में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ होता है तेंदू का, पलास, अमलतास, बेल, खेर, अक्सरवुड। तेंदुआ का पत्ता और एक क्वेश्चन बिहार पुलिस से पूछा था, तेंदू के पत्ता जानते हैं, इससे बीड़ी बनता है। क्या बनता है? बीड़ी। क्या बनता है? बीड़ी। तेंदू के पत्ता से क्या बनता है? बीड़ी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, समझ गया? शुष्क पर्णपाती जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। ठीक, और यहाँ के जो तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, ये सब कौन सी है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में आता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह वन पाया जाता है। जहाँ वर्षा बहुत कम होता है, ये दक्षिणी पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि में पाया जाता है। ये पौधे लगभग पूरे वर्ष पनहित रहते हैं, मतलब झाड़ी जैसे लगते हैं, मतलब कि वहाँ वर्षा होता ही बहुत कम वर्षा मात्रा में होता है। जैसे कि कटीला वृक्ष, बबूल हो गया, बैर हो गया, खजूर हो गया, नीम हो गया, खेजड़ी हो गया, पलास पेड़ पर, इन पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे क्या होता है? 2 मीटर लंबी गुछ वाली घास उगती है। 2 मीटर लंबी गुछ वाली क्या होता है? घास उगती है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होता है, जितना भी कांटीला वन होगा ना, सब उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में होगा। देखिए आप लोग को 3 बताए थे, अभी कौन कौन बताए हैं आप लोग को? उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती, आर्द्रपर्णपाती। यहाँ पे जो वर्षा होगा ना 100 से 200 सेंटीमीटर होगा, 100 से 200 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और यहाँ के जो होता है ना कि जो एक वन जो पाया जाता है, एग्जाम्पल उसका लीजिएगा, महुआ, शीशम, चंदन का लकड़ी, ये सब होता है। उसके बाद देखिए एक शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क मतलब कि जहाँ वर्षा थोड़ा कम होगा, यहाँ अभी पढ़े ना, वर्षा जहाँ कम होगा 70 से 100 से भी कम होगा, यहाँ होता कौन कौन पत्ता होता है? यहाँ कौन कौन होगा? एकदम तेंदू, पलास, बैर, खजूर, ये सब हो जाएगा। कांटेदार में तो वही हो गया। अब देखिए पर्वतीय वन, पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव आता है। इस वनों को 2 भाग में जाता है, उत्तरीय पर्वतीय वन और दक्षिणी पर्वतीय वन। हिमालय के गिरिपद का पर्णपाती वन पाया जाता है। हिमालय के 100 से 200 से 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार पाए जाते हैं। हिमालय के याद रखिएगा, हिमालय के जो है ना 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला में पश्चिम बंगाल, उत्तरांचल पहाड़ी इलाकों में चीड़ पत्तों, चौड़े पत्ते वाले ओक और वेस्टर्न जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर ऊंचाई पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। और देखिए हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। देवदार चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं हिमालय के पश्चिमी भाग में देवदार चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं। उसके बाद चिनार और बालन की लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हिमालय के 2225 से 348 मीटर की ऊंचाई पर वरीय पाइन के और स्प्रूस पाए जाते हैं। 2225 से 348 मीटर की ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया चारागाहों के पशुचरण के लिए गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया इन चरागाहों पशुओं के लिए भरपूर उपयोग करते हैं। ये सब जनजाति है, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया जनजाति है। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन बर्च, रोडोफर आदि वृक्ष मिलते हैं। शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाली हिमालय के दक्षिणी ढालों के वनस्पति पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए
अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंडा वनस्पति जैसे मांस और लाइकेन उगते हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंडा प्रदेश में मांस और लाइकेन आदि पाए जाते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन प्रायद्वीपीय पहाड़ प्रायद्वीपीय 3 भागों में मिलते हैं। पश्चिमी घाट विंध्याचल नीलगिरी पर्वत श्रृंखला उष्णकटिबंधीय पड़ते हैं जिसके समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचाई में है, इसलिए यहाँ जो ऊंचाई वाले क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, नीलगिरी अन्नामलाई पालनी की पहाड़ियाँ में शीतोष्ण कटिबंधीय वनों का सलास के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया, केरल, मंगनोलिया, लेरेल, सिनकोना, बेटल आदि के वृक्ष पर पाया जाता है। उसके बाद मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। विश्व का मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा अत्यधिक विकसित। इसके अतिरिक्त ये महानदी गोदावरी कृष्णा डेल्टा भाग में पाया जाता है। भारत में वन आवरण 2011 के अनुसार विश्व में वन आवरण का केवल 21.05%, उनमें से 12.29% सघन वन है। 8.75% विवरित वन पाए जाते हैं। 21.05 वन है, ठीक। राजस्व विभाग प्राप्त आंकड़े के अनुसार भारत में 23.28 भाग पर वन है। 23.28% पर भाग पर वन है, ठीक। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है। लक्षद्वीप में क्या आता है, वन क्षेत्र शून्य है। जहाँ उत्तरी वहाँ शून्य, वहीं अंडमान और निकोबार में 86.93% वन है। 86.93% वन है। 10% कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ये राज्य केवल राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, दादरा नगर हवेली, तमिलनाडु, गोवा छोड़कर सभी राज्यों में 20 से 30% अधिक भूमि पर वन पाया जाता है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए वन 33% भाग होना जरूरी है। उसके बाद देखिए, भारत सरकार पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 लागू किया गया। 1988 में संशोधित किया गया कि नई वन नीति के अनुसार सतत पोषणीय वन प्रबंधन बल देगी। उसके बाद देखिए, जिसने एक और वन संसाधन संरक्षण विकास के लिए किया जाएगा। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को आवश्यकता की पूरी किया जाएगा। वन नीति के अनुसार उद्देश्य में 33% भाग पर वन लगाना चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रीय औसत 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा परिस्थितियों संतुलन क्षेत्रों में वन लगाना चाहिए। देशों की प्राकृतिक धरोहर को विविधता तथा आनुवंशिक पुलों के संरक्षण के लिए ये सब जो है ना वन के लिए बताया गया है, ठीक। इसके बाद देखिए, अब प्रमुख संगठन के बारे में आप लोग को बताएंगे। बताइए क्वेश्चन। गेट का मुख्यालय कहाँ, जेनेवा। एमनेस्टी इंटरपोल का लंदन। एशियाई एमनेस्टी इंटरपोल लंदन हो गया। एशियाई विकास बैंक का मनीला। उसके बाद देखिए, एशियन का मुख्यालय जकार्ता। नाटो का ब्रुसेल्स। अफ्रीकी एकता संगठन ओयू का एडिस अबाबा। रेड क्रॉस का जेनेवा। सार्क का काठमांडू। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आकाश का नैरोबी। इंटरपोल का पेरिस। WTO का होता है जेनेवा। अमेरिकी राज्यों का संगठन था वाशिंगटन DC। अरब लीग का होता काहिरा। परस्परिक आर्थिक सहायता मॉस्को। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का होता जेनेवा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है,